डिस्क्लेमर। रात अभी बाकी है लेखक की कल्पना पर आधारित एक वीकली हॉरर पॉडकास्ट है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसका उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाएगा। अगर आज रात नींद देर से आए तो याद रखना, रात अभी बाकी है क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं रात अभी बाकी है का 5वां भाग, जिसका नाम है शाकचुन्नी का दस्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं शादी के बाद औरत बदल जाती है, मगर ये पूरा सच नहीं है। कभी कभी औरत नहीं बदलती, वक्त और ख्वाहिशें उसे बदल देती हैं। ऐसी ख्वाहिशें जो दूसरों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण बनकर आती हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले का एक छोटा सा गांव निभापुर, यहाँ की शामें डरावनी नहीं होती थीं, लेकिन यहाँ की रातें मौत का सन्नाटा लेकर आती थीं। गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में किसी अजगर की तरह ढंसी हुई थीं। गांव वाले कहते थे कि वह पेड़ शाकचुन्नी का बसेरा है। शाकचुन्नी एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो उन औरतों की होती है जिनकी मौत शादी के कुछ ही समय बाद हो जाती है। कहानी शुरू होती है अंकित और उसकी पत्नी ईशा से। अंकित एक आर्किटेक्ट था और अपनी पत्नी के साथ इस शांत गांव में एक पुरानी जमींदार हवेली को रेनोवेट करने आया था। अंकित, क्या हम सच में यहां रुकने वाले हैं? ईशा ने हवेली के टूटे हुए गेट को देखते हुए पूछा। यहां की हवा में कुछ अजीब सी गंध है, जैसे कोई पुराना इत्र और सड़ी हुई मछली एक साथ मिल गई हो। अंकित हंसा। अरे ईशा, पुराने घरों में ऐसी ही महक आती है, डरो मत, ये बस कुछ हफ्तों की बात है। ईशा ने आगे कुछ नहीं कहा। दोनों ने एक कमरे में अपना सामान रखा और खाने पीने की तैयारी में लग गए। दिन कब ढला कुछ पता ही नहीं चला। रात के 12 बज रहे थे। हवेली के चारों तरफ झींगुरों का शोर था। अचानक ईशा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे लगा जैसे छत पर कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ने वाले के पैरों में भारी पायल थी। छम छम छम। ईशा ने अंकित को जगाने की कोशिश की, लेकिन अंकित गहरी नींद में था। ईशा हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर बढ़ी। खिड़की से बाहर वो पुराना बरगद का पेड़ साफ दिख रहा था। चांदनी की रोशनी में उसे दिखा कि पेड़ की एक डाल पर कोई बैठा है। वो एक औरत थी। उसने गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और हाथों में शंख की चूड़ियां थीं, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। वो अपनी साड़ी के पल्लू से धीरे धीरे मछलियां साफ कर रही थी। अचानक उस औरत ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया और सीधे ईशा की ओर देखा। ईशा की चीख गले में ही फंस गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठों से काला खून टपक रहा था। वो औरत उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई और हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे उसके पास आने लगी। ईशा के गले से चीख भी ना निकल सकी और वो मौके पर ही बेहोश हो गई। अगली सुबह जब ईशा उठी तो वो बेड पर लेटी थी और अंकित परेशान सा उसके बगल में बैठा था। क्या हुआ ईशा? रात को तुम खिड़की के पास बेहोश कैसे हो गई? ईशा के चेहरे पर यह सवाल सुनते ही घबराहट छा गई। उसने अंकित को रात की सारी बातें बताईं, लेकिन अंकित ने इसे सिर्फ वहम और थकान कहकर टाल दिया। दोपहर में ईशा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। वो निशान किसी औरत के थे और उन निशानों के साथ साथ मछली के शल्कों की एक परत बिछी हुई थी। ईशा का गला तुरंत डर से सूख गया। तभी पीछे से अंकित आया। ईशा, मुझे भूख लगी है, क्या आज मछली बनाई है? ईशा चौंक गई। नहीं तो, हम तो शाकाहारी हैं अंकित, तुम जानते हो, फिर मैं मछली क्यों बनाऊंगी? अंकित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ओह, शायद मुझे वहम हुआ, पर मुझे मछली की गंध बहुत पसंद आ रही है। ईशा ने गौर किया कि अंकित की आंखों में एक अजीब सी लाली थी। वो अंकित की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही उसने अंकित का हाथ छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। अंकित, तुम इतने ठंडे क्यों हो? ईशा की आवाज लड़खड़ा रही थी। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रसोई की खिड़की से बाहर उस बरगद के पेड़ को एकटक निहार रहा था। काफी देर तक पेड़ को निहारते रहने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। शाम होते ही हवेली के अंदर का तापमान और भी गिर गया। ईशा ने देखा कि अंकित आज पहले जैसा नहीं लग रहा था।
वो घंटों तक अपने शरीर के हर हिस्से को मुस्कुराते हुए निहारता और हर थोड़ी देर में अपने चेहरे को प्यार से सहलाता। सबसे डरावनी बात तब हुई जब ईशा ने अपनी अलमारी खोली। उसकी कांच की चूड़ियां गायब थीं और उनकी जगह सफेद शंख की चूड़ियां रखी हुई थीं जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। अंकित, मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? और ये गंदी चीजें यहां किसने रखी? ईशा चिल्लाई। अंकित ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां इतनी छोटी हो गई थीं कि उसकी आंखें लगभग पूरी सफेद दिख रही थीं। वो तुम्हारी ही हैं ईशा, तुम्हें अब यही पहननी चाहिए, लाल साड़ी और शंख की चूड़ियां तुम पर बहुत जंचेंगी। ईशा डर के मारे पीछे हटी। उसे एहसास हुआ कि अंकित की आवाज में एक और भारी औरत जैसी आवाज घुली हुई थी। ईशा को अब बहुत डर लगने लगा था, मगर वो शांति से बेड पर सोने के लिए लेट गई। रात के करीब 2 बजे ईशा की नींद फिर से उसी पायल की आवाज से खुली। छम छम छम। इस बार आवाज छत से नहीं बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। ईशा ने कांपते हुए बगल में हाथ मारा, लेकिन बिस्तर खाली था। अंकित वहां नहीं था। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच उसे अंकित खड़ा दिखाई दिया। वो अपनी पीठ फेरे खड़ा था और झुककर फर्श पर कुछ कर रहा था। ईशा ने धीरे से फोन टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही उसकी रूह कांप गई। अंकित जमीन पर बैठकर कच्ची मछली चबा रहा था। उसके मुंह से मछली के शल्क गिर रहे थे और वो अजीब सी फटी हुई आवाज में हंस रहा था। अंकित, तुम ये क्या कर रहे हो? ईशा की आवाज कांप रही थी। तभी अंकित धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा अब अंकित का नहीं था। उसके गाल धंस चुके थे और उसके सिर के बाल लंबे और सफेद हो रहे थे। उसके ठीक पीछे एक लंबी धुंधली परछाई खड़ी थी। वो वही लाल साड़ी वाली औरत थी जिसकी उंगलियां अंकित के गले में ढंसी हुई थीं। वो शकचुन्नी थी। इसे मछली पसंद है ईशा, और मुझे तुम्हारी गृहस्थी, शाकचुन्नी की आवाज अंकित के मुंह से निकली, धीमी और डरावनी। ईशा का पूरा शरीर डर से कांप उठा। शाकचुन्नी अंकित के शरीर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अचानक वो साया अंकित के शरीर से निकला और दीवार पर रेंगने लगा। वो बिजली की रफ्तार से ईशा की तरफ बढ़ी। ईशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जम गए हैं। शाकचुन्नी उसके बिल्कुल करीब आ गई। ईशा को सड़ी हुई मछली और पुराने चमेली के तेल की तेज गंध आई। शाकचुन्नी ने अपना हाथ ईशा के चेहरे के पास लाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे। तुम्हारा सुहाग अब मेरा होगा, वो फुसफुसाई। ईशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ा लोहे का कैंडल होल्डर उठाया और उसे शाकचुन्नी की तरफ फेंका। जैसे ही लोहा शाकचुन्नी से टकराया, एक भयानक चीख गूंजी और वो धुएं की तरह गायब होकर वापस उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ गई। अंकित जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा तड़पने लगा। ईशा उसके पास जाने को हुई, तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आने लगी, कटक कटक कटक, जैसे कोई अपने दांतों से सूखी हड्डियां चबा रहा हो। ईशा ने खिड़की से झांका। उसी समय शाकचुन्नी की परछाई एक बार फिर से खिड़की से अंदर घुस आई। अंकित फर्श पर पड़ा मछली की तरह तड़प रहा था और शाकचुन्नी की परछाई दीवार पर बड़ी होती जा रही थी। शाकचुन्नी ईशा की तरफ देखकर अपने सड़े हुए दांतों के साथ हंसी। तड़पते हुए अंकित को देखकर ईशा की हिम्मत पहले ही जवाब दे चुकी थी। तभी उसे बचपन में अपनी नानी से सुनी एक बात याद आई। शाकचुन्नी आईने को देखकर भाग जाती है क्योंकि उसे अपनी सूरत से डर लगता है। शाकचुन्नी जैसे ही ईशा पर झपटने के लिए आगे बढ़ी, ईशा ने बिना वक्त जाया किए पास की टेबल पर पड़ा एक बड़ा सा आईना उठाया और उसे अपनी ढाल की तरह शाकचुन्नी के चेहरे के ठीक सामने कर दिया। जैसे ही शाकचुन्नी की नजर अपनी ही डरावनी सूरत पर पड़ी, धंसी हुई आंखें, सड़े हुए दांत और लिथड़ा हुआ चेहरा, एक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि हवेली के कांच छटक गए। वो हवा में धुएं की तरह छटपटाने लगी और देखते ही देखते खिड़की के रास्ते वापस उस बरगद के पेड़ की ओर भाग गई। ईशा ने एक सुकून की सांस ली और सबसे पहले खिड़की बंद की, फिर अंकित के पास फर्श पर बैठ गई। अंकित अब बिना किसी हरकत के फर्श पर पड़ा था, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। उसने बेहोश अंकित का सिर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह की पहली सुनहरी किरण हवेली की दरारों से अंदर आई, ईशा के दिल में एक सुकून उतर आया। अंकित ने अपनी आंखें खोली। वो कमजोर लग रहा था।
ईशा, हम यहां फर्श पर क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। ईशा ने उसे कसकर गले लगा लिया। हम अभी इसी वक्त वापस शहर जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं सुनना है। मगर क्यों, ये तो बताओ। और मुझे, मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अंकित ने हैरान होते हुए सवाल किया। ईशा ने गहरी सांस ली और जल्दीबाजी में उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर अंकित के होश उड़ गए। अंकित सदमे में था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। दोनों ने जल्दी से अपना सामान लिया और कार में बैठकर तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर हाईवे पर पहुंचे, दोनों के दिलों की धड़कनें सामान्य हो गईं। ईशा, मुझे कुछ याद नहीं कि ये सब कैसे हो गया। मुझे बस इतना याद है कि कोई मुझे उस पेड़ की तरफ बुला रहा था। अंकित की आवाज में अभी भी दहशत थी। ईशा ने गहरी सांस ली और अंकित के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अब सब खत्म हो गया है अंकित। हम दोनों सही सलामत हैं। अब हम कभी वापस यहां नहीं आएंगे। दोनों शहर पहुंचने के बाद एक बार फिर से पहले की तरह जिंदगी जीने लगे। अंकित अब ठीक था और ईशा ने अपनी समझदारी से अपनी दुनिया उजड़ने से बचा ली थी। मगर आज भी जब ईशा को मछली की गंध आती है तो उसका दिल धक से रह जाता है, लेकिन वो जानती है कि वो और उसका सुहाग दोनों अब महफूज हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आज की रात कुछ ज्यादा खामोश लगे तो घबराना मत, क्योंकि कहानी खत्म हो गई है। मगर रात अभी बाकी है। मिलते हैं इसी दिन इस कहानी के अगले भाग में।